हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 11वीं, जी हाँ, बिहार बोर्ड के बच्चों से मैं बात कर रही हूँ। नाम फिर से लेना चाहूँगी, राजीव, मुन्ना, अंजलि, आशुतोष, आदित्य, सुभाष। आप सभी खुश तो हैं ना। अब शुरू हो गई है कक्षा 11वीं बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 1 और हम कर चुके हैं पहला पाठ। लिखा गया है प्रेमचंद जी द्वारा। कहानी का नाम है पूस की रात। पूस की रात। अब आशा करती हूं आपने पहला वीडियो देख लिया होगा जिसमें आप समझ चुके हैं कि पूस क्या है। पूस है सर्दियों का महीना। हिंदी महीनों में पूस एक महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष। तो जो जनवरी, दिसंबर, जनवरी में जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वही पूस और माघ का महीना रहता है जिसमें कड़ाके की सर्दी रहती है। यही हमने इस पाठ में पढ़ा और आज हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पहले प्रश्न पर। पाठ का नाम पूस की रात। लेखक महान इतिहासकार, कथाकार, उपन्यासकार प्रेमचंद जी। और पहला जो प्रश्न है पाठ के 7 का वो ये रहा। हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। हल्कू जो कि किसान था और गरीब किसान, गरीब भी हम कहेंगे कि गरीब भी अपना पालन पोषण ठीक से कर लेते हैं, लेकिन जो ऋण तले दब जाते हैं, जिन पर पूंजीपति वर्ग, सामंती वर्ग अपना शोषण कर करके उन्हें बेचारा बना देते हैं, ऐसा ही था एक हल्कू नामक किसान जो वो अत्यंत गरीब था। और गरीब पता है कैसे? ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास अपनी खेती थी, लेकिन उस खेती को भी पूंजीपतियों ने उसकी अनपढ़ होने के चक्कर में या उसकी मजबूरी के कहें या बिल्कुल अशिक्षा के अभाव में उससे हड़प ली और उसी की जमीन पर उसी का अधिकार नहीं रहा। सर्दी का महीना, पूस का महीना, दांत किटकिटाने वाली सर्दी, बर्फ जमाने वाली सर्दी। ऐसा लगता था जैसे जो हाथों की जो नाड़ियां रहती हैं, वेन्स जिनको हम कहते हैं, उनमें खून नहीं बह रहा है, जैसे बर्फ जम गई हो। इतनी कड़कड़ाती ठंड में हल्कू खेत में रखवाली भी करता है और साथ ही साथ बड़ी कई दिनों से वो एकत्रित करता है पैसे। कितने पैसे? 3 पैसे एकत्रित करता है कि वो कंबल खरीद सके। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उसने हल्कू कंबल के पैसे सहना को दे देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, जबकि उसने ये 3 पैसे तो कंबल खरीदने के लिए लिए थे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि सहना को देने के लिए वो तैयार हो जाता है? क्यों उसने अपने मुश्किल से जोड़े हुए पैसे सहना को दिए? तो देखिए, हल्कू कथा सम्राट प्रेमचंद विरचित पूस की रात शीर्षक कहानी का सर्व प्रमुख पात्र है। हल्कू पूस की रात कहानी किसके द्वारा लिखित है, किसके द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद जी द्वारा विरचित पूस की रात का प्रमुख पात्र है, सर्व प्रमुख पात्र है, सबसे प्रमुख पात्र है। वह एक अत्यंत निर्धन किसान है। सिर्फ निर्धन नहीं लिखा है बेटा, निर्धन के आगे अत्यंत भी लिखा है। इतना अधिक निर्धन किसान कि उसके पास 2 जून की रोटी तक के लिए कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता था। इतना निर्धन कि सर्दियों में उसके पास ओढ़ने के लिए भी कंबल नहीं था। वह एक अत्यंत निर्धन किसान है। उसने किसी तरह काट कपट कर कंबल के लिए 3 रुपए जमा किए थे। 3 पैसे नहीं, 3 रुपए जमा किए थे, ठीक है। किंतु जब उसके पास महाजन सहना रुपए लेने के लिए आता है तो वह ना चाहते हुए भी उस जमा पूंजी को परिस्थितिवश दे देने को तैयार हो जाता है। अब सहना कौन था? महाजन। महाजन पूंजीपति, जमादार, जो
बिना किसी कारण के गरीबों से भी उनका खून चूसने वाला काम करते थे। ऐसा ही एक महाजन था, आ गया उससे सूदखोरी वसूलने। चलो पैसे दो। जो 3 रुपए उसने कंबल खरीदने के लिए रखे थे बचाकर, वो बेचारा अब सहना को देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वह भली भांति जानता था कि सहना बिना रुपए लिए नहीं मानेगा। वो यहां से नहीं जाएगा जब तक मुझसे पैसे नहीं ले लेगा। हल्कू सहना को अच्छी तरह जानता था, तो फिर वह व्यर्थ क्यों हुज्जत करे या कराए। यही सब सोचकर हल्कू सहना को रुपए देने के लिए राजी हो जाता है और अपनी जमा पूंजी 3 रुपए जो कंबल खरीदने के लिए उसने रखे थे, वो मुफ्त में उसके पास चले जाते हैं। जो महाजन, पूंजीपति, जमाखोर, ऐसे मतलब दलाल रहते थे जो मजबूरों का, शोषितों का खून चूसने का काम करते थे। कहते हैं ना बेटा कि जो अत्यधिक कमजोर होते हैं उन्हीं को लोग झुकाने का कार्य करते हैं। इसलिए जैसे को तैसा जवाब देना भी आना चाहिए। कोई कितने से भी कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना आ जाए, कहते हैं ना कि जहां सीधी उंगली से घी ना निकले वहां उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आप किसी भी तरह से कभी भी, सिर्फ निर्धन या किसानी की बात नहीं है, जीवन में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमें लगता है अब क्या करें, मजबूरी है। लेकिन मजबूरी में कभी अपने आप के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचने देना। मुझे विश्वास है आप पर, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, कर्मठ बच्चे हैं, जुझारू बच्चे हैं। ठीक है, तो यही सब सोचकर उसने सोचा कौन बहस करे, चलो इसको पैसे दे ही देते हैं। अब है अगला प्रश्न, मुन्नी की नजर में खेती और मजूरी में क्या अंतर है। अब जो मुन्नी है उसकी नजर में खेती और मजूरी में क्या अंतर है। मजूरी मतलब जानते हो, मजदूरी। तो क्या अंतर दिखता था उसको, खेती और मजूरी में क्या अंतर है। वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। हल्कू से मुन्नी क्यों कहती है कि तुम खेती छोड़ दो, भले ही मजूरी कर लो। तो मजूरी और खेती में क्या अंतर है। यदि ऐसे हम देखें, सामान्य रूप से देखें, तो मजदूर और किसान बहुत अंतर रहता है इनमें। मजदूर और किसान, इन दोनों में बहुत अंतर रहता है। तो फिर मुन्नी उससे किसानी छोड़ने के लिए क्यों कहती है और क्यों मजूरी के लिए कह देती है, इसके पीछे क्या कारण है। अब यहां पर बात की जाती है किसान। किसान किसे कहेंगे, जो अपनी भूमि का स्वामी हो, भूमि का स्वामी। लेकिन यहां पर हल्कू अपनी ही भूमि का मालिक नहीं था, अपनी ही भूमि का स्वामी नहीं था। इसलिए संभवतः मुन्नी ने सोचा कि इससे किसानी छुड़वा दी जाए। तो अब देखते हैं हम कि पहले तो हम ये देखते हैं कि खेती और मजूरी में अंतर क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि मुन्नी क्यों छोड़ने के लिए कहती है हल्कू से खेती। देखिए, मुन्नी जो है वो कथानक अर्थात हल्कू की पत्नी है। मुन्नी कौन है, हाँ, मुन्नी ऐसा लगता है कोई बच्ची का नाम हो, लेकिन यहां पर कथानक की पत्नी का नाम मुन्नी है। तो कथानक की पत्नी जो है वो मुन्नी है। उसकी नजर में खेती और मजूरी में बहुत बड़ा अंतर है। मुन्नी की नजर में खेती और मजूरी में बहुत बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है, जो भी खेती का कार्य करता है, कृषि मतलब खेती, आप जानते हो। तो जो किसान रहते हैं जब अपनी खेतों में अपनी किसानी का काम करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, वह खेती है। जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहां तहां काम करता है, वह मजूरी है। अब सुनो यहां पर कि खेती और मजूरी में मुन्नी की नजर में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर आपको समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो फिर से सुनिए। खेत का मालिक अपने खेत में अपने तरीके से जो कार्य करता है वह खेती है।
खेत का मालिक मतलब कौन हुआ? किसान। तो किसान अपने तरीके से जो खेतों में कार्य करता है वह खेती है, जबकि बिना खेत बधार का आदमी, जिसके पास खेती ना हो, जिसके पास खेत ना हो अपने, वो यहाँ वहाँ काम करता है, उसको मजूरी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान अथवा मालगुजारी देनी पड़ती है और इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उबरना मुश्किल होता है। अब मुन्नी बिल्कुल सही सोच रही है कि अपनी खेती है, लेकिन लगता ही नहीं कि हम ही मालिक हैं, लगता ही नहीं है कि हम इस खेती के मालिक हैं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लगान देना पड़ता है, मालगुजारी देनी पड़ती है, और मालगुजारी कैसे देंगे, लगान कैसे देंगे, इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, फिर उस कर्ज को चुकाना पड़ता है। अरे इससे तो अच्छा कि खेती ना ही की जाए, कहीं मजूरी करके अपना पेट पाल लिया जाए। क्योंकि जो खेती रहती है, जो किसानी रहती है, वो मालिक रहता है उसका। लेकिन यहाँ तो नाम भले ही हल्कू के नाम खेती है, लेकिन उसी के खेत में उसी का अधिकार नहीं है। मालगुजारी, ये दुनिया भर का लगान सब देना पड़ता है, ठीक है, और ये कर्ज जो लेना पड़ता है उससे उबरना फिर मुश्किल हो जाता है। मजूरी करने पर यह सब झंझट नहीं है। गए, मेहनत मजूरी की, अपना पेट पाला और सो गए, और सुबह फिर चले गए। तो कम से कम ये लगान देना, मालगुजारी देना, ये सब झंझट तो नहीं करने पड़ते हैं। इसीलिए वह हल्कू से खेती छोड़ने के लिए कहती है कि खेती में लगता ही नहीं है कि हम मालिक हैं या हमारी ही ये खेती है। तो उसकी नजर में उसने अपने हिसाब से सही सोचा। अगला है, हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिता रहा था। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से पहला वीडियो देख लिया है, सुन लिया है, पाठ भी पढ़ लिया है। तो अब आप बताइए कि हल्कू खेत में कहां और कैसे रात बिता रहा था। उसकी जो खेत में बीती हुई रात थी वो इतनी खतरनाक थी, पैर गल रहे थे क्योंकि नंगे पांव थे, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, एक फटा सा चादर था, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कहीं आग नहीं, कहीं तापने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कहीं छुपने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। खेत में एक मढ़ैया बनाकर उस डिब्बू के अंदर वो सोया हुआ था। सोया क्या, नींद लगती है क्या ऐसे में? साथ ही साथ उसका कुत्ता जबरा भी था। दोनों बेचारे सर्दी से ठिठुर रहे थे। कुत्ता कूं कूं किए जा रहा था। हल्कू बेचारा कभी उकड़ू बैठ जाता और घुटनों में अपना सिर छिपा लेता, कहीं जबरा को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता। जैसे तैसे उसको एक बगीचे में सूखी पत्तियां नजर आई तो बोले चलो वहां पर आग जलाकर अलाव तापते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी वो रात बीती। तभी तो प्रेमचंद जी ने कहानी का नाम ही रख दिया है पूस की रात। भयानक रात, बहुत बर्फीली रात, ऐसी रात जिसको कोई किसान हल्कू के जैसा कोई नहीं भूल सकता, और साथ ही साथ हम भी अब नहीं भूल सकते, जबकि हमने पढ़ लिया है, जबकि हम वो महसूस कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि किस तरह से एक गरीब किसान जिसकी किसानी खेती अपनी है लेकिन फिर भी उसका मालिकाना हक उसके पास नहीं है। पूस की रात में हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था। उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाढ़े की चादर के सिवाय और कुछ नहीं था। सोचिए आप कि सर्दी से बचने के लिए लोग कहाँ गद्दे, कंबल, रजाई, इन सब में रात बिताते हैं कि सर्दियों में भी गर्मी जैसा लगने लगता है। लेकिन एक वहां हल्कू जो खेत में मढ़ैया, ईख मतलब गन्ने वन्ने की जो बांस मांस की रहते ना, उन पर एक मढ़ैया सी बिछाकर उस पे सिर्फ लेटा क्या बैठा हुआ है। ना उसके पास ओढ़ने को कंबल है, कुछ भी नहीं है। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था। दोनों ठंड से थर थर कांप रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं। ये ऐसी रात जिसको वे कभी भी नहीं भूल सकते।
तो पूस की रात बड़ी भयानक थी। हल्कू ने इस रात को बड़ी मतलब ऐसा लगता था कि अरे अभी तक सिर्फ आधी ही रात हुई है, अभी तो और लंबी रात है, कैसे कटेगी ये रात। मुश्किलों से उस रात को उन्होंने बिताया। अगला प्रश्न है, हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया। अब जबरा आप समझ गए हैं, जबरा हल्कू का कुत्ता है और हम ये जानते हैं कि कुत्ता कितना वफादार होता है। हल्कू ने कुत्ते से कहा था, अपने जबरा से कहा था कि जबरू तू घर पर ही रह, मैं खेत में रखवाली के लिए जाता हूं, मैं हार में जाता हूं। लेकिन जबरा नहीं माना और उसके पीछे पीछे बेचारा ठिठुरता हुआ चला आया। अब वो हल्कू देख रहा है कि वो भी बैठा बेचारा कू कू करता जा रहा है। हल्कू ये महसूस कर रहा है कि वो भी सर्दी से ठिठुर रहा है। अब प्रश्न यही आया कि हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया, क्योंकि अभी रात बाकी है। तो अब उसने देखा कि अरे जबरू इधर आ, देख वहां पर बगीचा है, बगीचे में सूखी पत्तियां पड़ी हैं, चल अपन उनका ढेर बनाकर आग जलाते हैं, उसमें तापेंगे, कुछ पल के लिए तो गर्माहट महसूस की जा सकेगी। हो सकता है इसी आश्वासन की बात की जा रही हो। और देखते हैं हम। देखिए, अब हल्कू और जबरा दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड से कांप रहे थे। बोलते नहीं बन रहा था, हाथ अकड़ चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे नाड़ियों में खून नहीं बर्फ जम गई हो। पैर गल रहे थे, ना पैरों में जूते ना चप्पल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हल्कू और जबरा दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड से कांप रहे थे। उन्हें तनिक भी नींद नहीं आ रही थी। नींद कैसे आएगी, ठंड जो खा रही है उन्हें। तब अंत में हल्कू पूस की ठंड काटने के लिए जबरा को यह आश्वासन देता है कि आज भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर ले। कहता है, अरे जबरू सुन इधर, तू बस आज का जाड़ा सह ले। जाड़ा तो समझ गए ना, सर्दी। हमारी दादी कहती थी, भय का भूत हवा का जाड़ा, जहां देखो वहीं ठाड़ा। तो जाड़ा मतलब होती है सर्दी, ठीक है। तो उसने आश्वासन दिया कि आज भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें इतना जाड़ा ना लगेगा। पुआल एक प्रकार की छोटी छोटी घास रहती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप जल्दी से लिखकर, क्या आप पुआल जानते हैं। इस तरह के गोल गोल पत्तों का एक छोटा सा मतलब ऐसा पौधा सा रहता है, बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं उसमें, तो वो सॉफ्ट भी रहती हैं उसकी पत्तियां। तो उसने यही कहा कि कल मैं पुआल काट कर उनको तेरे मतलब गद्दे की जगह पुआल बिछा दूंगा। इस तरह की रहती है बेटा। तो क्या आपने पुआल देखी है? यदि देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उसने अपने जबरू को यही आश्वासन दिया कि बस तू आज का जाड़ा बर्दाश्त कर ले, कल मैं तेरे लिए पुआल बिछा दूंगा, फिर उसमें घुसकर बैठना, फिर तुझे इतना जाड़ा नहीं लगेगा। ये आश्वासन दिया किसने? हल्कू ने अपने प्यारे से कुत्ते जबरा को। अगला प्रश्न आया है, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था? कब ऐसा समय आया जब हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था? एक एक अणु समझ रहे हो, आत्मा का एक एक कण प्रकाश से चमक रहा था। आखिर वो पल कौन सा था जब हल्कू इतना मतलब यूं कहें कि खुश भी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन दुखी भी नहीं कहेंगे। वो पल था हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे। बेटा इतना भयंकर जाड़ा कि शायद हमने इतनी अधिक सर्दी या ठंड कभी महसूस ही नहीं की हो। भयंकर जाड़ा था, भयंकर जाड़ा कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहीं हल्कू हरियाली भरे खेत में जहां सिंचाई हो जाती है, ठंड, खुला आकाश, एक मड़ैया सी बना ली है बांस की या ईख की, उस पर बैठा है। ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, सिर्फ एक चादर। तो हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे।
किंतु जब हल्कू से ना रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। अब हल्कू, जबकि कुत्ते से गंध आ रही थी, लेकिन उस समय हल्कू का ध्यान नहीं गया और बस उसने अपने जबरू को उठाया और अपनी गोद में सुला लिया। जबरा उसकी गोद में ऐसा निश्चिंत लेटा था मानो उसे चरम सुख मिल रहा हो। जब जबरा को हल्कू ने अपनी गोद में उठाकर लिटाया तो जबरा तो बहुत आनंद और सुकून महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको पूरा चरम आनंद प्राप्त हो गया हो, पूरी तरह से निश्चिंत। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। वो समझ रहा था उस मूक जानवर की आत्मा की आवाज को, क्योंकि कुत्ते का और मालिक का एक ऐसा संबंध बन जाता है। खास तौर से मैं बात कर रही हूं पालतू पशुओं में कुत्ते की, उसके जबरा की, जो अपने मालिक को अकेला नहीं छोड़ता। मालिक की आहट सुनते ही, जब भी कभी जैसे कोई घर से बाहर हो और वो बहुत दूर हो लेकिन आने वाला है, तो कुत्ता भौंकने लगता है। उसे पता चल जाता है कि मेरा मालिक आ गया है और वो दौड़ता हुआ उसको रास्ते में लेने भी चला जाता है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूं, ठीक है। तो जब उसने देखा कि वो पूरी तरह से सुख का अनुभव कर रहा है तो हल्कू ये समझ रहा था, उसका आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। उस समय कुछ पलों के लिए वो भूल गया था कि मुझे सर्दी भी लग रही है, मैं इस खुले आकाश में ठंड में ठिठुर भी रहा हूं। सब कुछ भूलकर उस चरम आनंद में हल्कू और जबरा दोनों खो गए थे। इतना असीम स्नेह दोनों के बीच में। अगला प्रश्न आया, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? भाई अनोखी ही तो है। जहां कहते ना, परछाई भी अंधेरे में हमारा साथ छोड़ देती है। जब मुश्किल या परेशानी आती है तो हमारे अपने भी हमसे बाय बाय कर लेते हैं। हमारी परछाई तक हमारा साथ नहीं देती अंधकार में। ये तो पता है ना आपको कि उजाले में परछाई हमारे साथ है, अंधेरे में परछाई हमारे साथ नहीं। कहने का तात्पर्य कि विकट परिस्थितियां आते ही कोई भी हो, अच्छे से अच्छा जो दोस्त यार हेलो हाय करते फिरते हैं ना, हम तुम्हारे रिश्तेदार, तुम हमारे बहुत ही वैल्यूबल पर्सन, वो सब के सब कहां गायब हो जाते हैं विपत्ति के समय, पता ही नहीं चलता। लेकिन जो पालतू पशु रहते हैं, और खास तौर से यहां पर बात की गई है कुत्ते की, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? तो हल्कू और जबरा की मैत्री अनोखी है। जी हां, मालिक के प्रति कुत्ता बहुत वफादार प्राणी है। अपने जान लगा देता है, वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, लेकिन अपने मालिक पर एक भी आंच, जरा सी भी आंच नहीं आने देता। मैत्री की बात बहुधा एक समान दो प्राणियों के बीच कही सुनी जाती है, परंतु पूस की रात कहानी में हल्कू मनुष्य है और जबरा एक कुत्ता के जो मैत्री भाव प्रदर्शित होते हैं इतने अच्छे से, लेकिन उन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध है वह सच्चे मित्र के समान है। सच्चा मित्र विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत, जो विपत्ति में हमारा साथ दे, जो मुश्किल में हमारा हाथ थाम ले, वही हमारा सच्चा मित्र है। तो यहां पर जबरू जिसको कहता था हल्कू, वो सच में उसके सच्चे मित्र के समान ही है। उसने उनमें परस्पर एक दूसरे के भाव, विचारों और सुख दुख को समझने की संवेदना है। जबरा अपने मालिक के विचारों को समझ लेता है बिना कुछ कहे, वहीं हल्कू भी अपने जबरा की मनोभावनाओं को समझ जाता है। तो ये दोनों के बीच जो आपसी आत्मीय संबंध है, यही उनकी मित्रता को अनोखा बनाता है। ठीक है, अतः दोनों की मैत्री को अनोखी मैत्रिता या मित्रता कहा गया है। हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? रात बाकी कैसे पता चला हल्कू को कि अरे अभी तो बहुत रात बाकी बची है? सप्तऋषि, तारे,
ध्रुव तारा, दक्षिणी तारा जिसको कहते हैं, वो आता है ऊपर ऊपर उठ के और सुबह होते ही फिर वो छुप जाता है सूर्य के प्रकाश में भी, और वो उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है। देखिए इसमें यही बताया है कि हल्कू से पूस की कड़ाके की ठंड भरी रात जब कांटे नहीं कट रही थी, तब उसने आकाश की तरफ झांका। वह देखता है कि सप्त ऋषि, जो सातों तारों का समूह आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना, 5 ये ऐसा आपने देखा होगा सप्तऋषि का, ऐसे जिसको हम क्या कहते हैं, हंटर या अर्सा मेजर, इस तरह से कुछ दिखाई देता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये है सप्तऋषि। अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं, अतः यह समझ जाता है कि रात अभी पहर भर और बाकी है। इसलिए वो सप्त ऋषियों को, तारों को देखकर ये अनुमान लगाता है, क्योंकि उनके पास कोई घड़ी तो थी नहीं कि वो घड़ी में टाइम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर सप्त ऋषियों का वो स्थिति देखकर समझ जाता है। जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। अब ठंड थी, बर्दाश्त से बाहर हो गई, ऐसी बाहर कि अब उससे नहीं रहा जा रहा है। क्या करें, ऐसा लग रहा है कि बस प्राण ही नहीं निकल रहे हैं, बाकी तो सब कुछ जम ही गया है। कुत्ता है बेचारा, वो भी ठिठुर रहा है, हल्कू है वो भी ठिठुर रहा है। अब ऐसे में क्या किया जाए। लाख कोशिशें करने के बावजूद जब हल्कू ठंड से बचकर सो नहीं पाता, फिर क्या होता है, तो वह वहां से कोई एक गोले के टप्पे पर लगे आम के बगीचे में चला जाता है और वो देखता है कि वहां पर जो आम की सूखी पत्तियां बिछी हुई हैं। तो अब उसको एक तरीका आया कि क्यों ना इन आम की सूखी हुई पत्तियों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके इनमें आग लगा दी जाए और तापा जाए। तो उसने अरहर के पौधों की झाड़ू बनाई। अरहर जिसको हम तुअर भी कहते हैं, इस तरह का उसका पौधा रहता है। तो इससे उसकी झाड़ू बन गई अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। और झाड़ू बनाकर उसी झाड़ू से नीचे बिखरी ढेर सारी पत्तियों को बटोर कर उसने जमा कर लिया। जब बहुत सारी सूखी पत्तियां जमा हो जाती हैं, तब उसमें लगा दी उसने आग और उसी अलाव की आंच में तपकर अपना तन बदन गर्म करता है। इस प्रकार वह ठंड का सामना करता है। ठीक है, अब उसने देखा कि कैसे क्या किया जाए, तो जबरू से कहता है, चल जबरा अपन चलते हैं। और साथ ही साथ उस आग के अलाव में दोनों फांदते भी हैं कि चल इसको कौन पार कर सकता है। अब आया हमारा अगला प्रश्न। लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है। पवन को निर्दय क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं। पवन को निर्दय, हवा। अब यहां पर लेखक ने पवन को निर्दय कहा है। क्यों क्यों। और निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। अब कहते हैं ना कि आपने एक भजन सुना होगा, मैया की चूनर उड़ी जाए पवन जरा धीरे चलोरी, सुना है। तो अब यहां हवा, एक तो सर्दी है, ऊपर से हवा चल रही है, तो जो हल्कू और जबरू है उनके लिए तो पवन मानो निर्दयी है। कहने का तात्पर्य कि पवन को या हवा को कोई दया नहीं आ रही है उन पर। कैसे ठंड में वे दोनों उस ठंड का सामना कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो। तो यहां पर लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इस पाठ में एक जगह लेखक ने पवन को निर्दय कहा है। निर्दय का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसमें दया ना हो। निर्दय का क्या होता है, जो जिसके मन में दया ना हो। पूस की रात में एक ऐसे ही असहनीय जाड़ा पड़ रहा था। पूस की रात में एक रात को असहनीय जाड़ा, भयंकर ठंड, इतनी भयंकर ठंड कि कैसे काटी जाए रात।
उसमें भी हवाओं का बहना एकदम कहर ढा रहा था। एक तो ठंड ही इतनी, बिना हवा के ही बहुत ठंड है, ऊपर से हवा चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि लगता है ये हवा भी निर्दयी हो गई है, जो बेचारे हल्कू और जबरा पर कोई दया नहीं दिखा रही है। अभिप्राय है कि हवा चलने पर ठंड और भी बढ़ रही थी। पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने जाने से मतलब यह है कि जैसे कोई समर्थ आदमी कमजोर को कुछ नहीं समझता, वैसे ही निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों को कुचल रही थी। ठीक है, क्या दिया है यहां पर कि जिस तरह से कोई निष्ठुर व्यक्ति, जैसे कोई समर्थ व्यक्ति कमजोर को कुछ नहीं समझता ना, ये हम जानते हैं कि जिसके पास धन दौलत शक्ति हो ना, तो वो निर्धन व्यक्तियों को कुछ समझता ही नहीं, उसको लगता है कि मैं हूं तो सब कुछ मैं ही कर सकता हूं। तो यहां पर मैं उन व्यक्तियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, भले ही वो सुने या ना सुने, कि बेटा ये जो मोह माया धन दौलत सुख संपत्ति किसी की स्थिर नहीं है, किसी के पास नहीं रही है हमेशा के लिए। आज किसी और की है, कल किसी और की हो जाएगी। वो गीत तो सुना होगा ना आपने, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। तो भैया आपस में मिलजुल कर जी लो जिंदगी को, ताकि अच्छे से हम खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो कोई समर्थ आदमी जैसे कमजोर को कुछ नहीं समझता, वैसे ही निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों पर से गुजर रहा था, उन पत्तियों को उड़ा रहा था। वो बेचारा उस झाड़ू से उन पत्तियों को समेट रहा था, ठीक है, कि वो अलाव जला सके और हवा जाती और उनको उड़ा ले जाती। तो एक तो सर्दी इतनी, एक तो जाड़ा इतना, ऊपर से पवन चल रही है, तो इसलिए उस पवन को निर्दयी पवन कहा गया है। आग तापते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करिए। क्रीड़ा मतलब क्या होता है बेटा? क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। अब आग जैसे तैसे उन्होंने, हल्कू ने उस झाड़ू से, अरहर की जो पेड़ था उस झाड़ू से झाड़ झूड़कर पत्तियां इकट्ठी की और अलाव जला लिया। ताप रहे मस्त होकर जबरा और दोनों हल्कू। अब हल्कू कहता है अरे जबरा चल अपन एक खेल खेलते हैं। कौन सा वाला खेल? अलाव को देखते हैं कौन उछलकर पार कर सकता है इस तरह की। फिर जबरा ने भी कोशिश की। जब अलाव की आग के कारण सर्द पड़े हल्कू को ठंड से थोड़ी राहत मिलती है और उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आती है, तो उसकी विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है। विनोद मतलब मनोरंजन करने वाला, हंसी मजाक करने वाला, खेल कूद करने वाला, मौज मस्ती करने वाला, ठीक है। विनोदी प्रवृत्ति मतलब बड़े हंसी मजाक ठिठोली करने वाले हैं। कहते ना ये तो बड़े हास्य विनोद करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही उसकी थोड़ी सर्दी कम होती है तो उसकी विनोद प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार फांद जाता है और ऐसा ही करने को जबरा से भी कहता है। कहता है चल जबरा, अब तू बता मुझे, क्या तू इस अलाव को फांद कर उस तरफ जा सकता है? तो ऐसे ही वो जरा सी राहत मिलने पर वो सब भूल गया। ठीक है, अगला है हल्कू और मुन्नी, दोनों के चरित्र की विशेषताएं बताइए। आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा? मुन्नी, हल्कू की पत्नी, हल्कू कहानी का मुख्य प्रमुख किरदार। तो आपको मुन्नी और हल्कू में किसकी भूमिका अधिक अच्छी लगी बताइए, और क्यों? साथ ही साथ आपको बताना है कि क्यों। हमने जाना है कि हल्कू जो है वो मतलब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम भी है, और वहीं मुन्नी का भी अपना एक अच्छा समझदार, मतलब खुद का समझदारी रखती है मुन्नी भी। तो अब देखो, पूस की रात कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं, एक है हल्कू, दूसरी है मुन्नी। हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी, दोनों के चरित्र में यद्यपि बहुत कुछ समानताएं हैं, तथापि उनमें भिन्नताएं भी हैं। तो कुछ समानताएं भी हैं और भिन्नताएं भी हैं। समानताएं तो समझते हो ना आप, सिमिलरिटी भी हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। हल्कू एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में
परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है। जैसा अभी हमने बताया कि हल्कू हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर। लेकिन अब क्या रहता है, तथा अपना दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मान लेता है कि भाई जो कुछ है प्राप्य है, उससे क्या शिकायत, जो हमारी किस्मत में है वो होकर ही रहेगा। तो वो जैसे तैसे जो भी घटित होता है, अच्छा बुरा, वो सब कुछ उसको अपनी किस्मत मानकर उसको सह लेता है। किंतु मुन्नी के चरित्र में ऐसी बात नहीं है। उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव है। वो हल्कू की तरह जो भी हो रहा है उसके साथ समझौता करने में विश्वास नहीं करती है। पता है ना, जब सहना ने उससे पैसे लिए थे तब भी मुन्नी ने विरोध किया, और वो ये भी कहती कि छोड़ो ये किसानी, इससे अच्छा तो तुम मजूरी करो, क्यों किसी की चाकरी करते हो। कहने का तात्पर्य कि है किसानी तुम्हारी, खेत तुम्हारा, तुम दिन रात काम करते हो, फिर भी तुम कभी कर्ज से उभर नहीं पाते हो। तो वो सब कुछ सहने के पक्ष में नहीं है, वो उनका विरोध करने में विश्वास रखती है। हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता। अब हल्कू कहता है कि देख मुन्नी, तू समझ, अपनी खेती है ना, मैं हूं तो एक किसान। तो फिर मुन्नी कहती, खाक किसान, जहां तुम्हें लगान देना पड़े, जहां पर माल गुजारी देनी पड़े, जमींदार की कड़वी बेतुकी बातें तुम्हें सुननी पड़े, ऐसी कैसी किसानी तुम्हारी। तो हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता कि ये खाक का मान सम्मान तुम अपने पास रखो, इससे अच्छा तुम खेती छोड़ो और मजूरी करो, जिसमें तन ढकने को वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी ना नसीब हो। ऐसा कैसा मान सम्मान है खेती का। हल्कू की समझौता परस्ती एवं भाग्यवादी विचारों की बजाय मुन्नी का विद्रोही स्वभाव एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक महत्वपूर्ण लगता है कि जो कुछ घटित हो रहा है, यदि हमें लगता है कि अन्याय है, हमें हमेशा सिर झुकाकर ही नहीं सहना है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, नहीं तो ये दुनिया अपने आप कभी भी किसी को कुछ नहीं देना चाहती, हमेशा उससे छीनना ही चाहती है। अगला प्रश्न है, यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। त्रासदी, एक ऐसी त्रासदी जो सब कुछ छीन लेती है, दर दर भटकता फिरता है। अब ये कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है कि है तो भारतीय किसान जो अपनी खेती का मालिक है, लेकिन वो मालिक कब कैसे मजदूर में परिवर्तित हो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। किसकी चाल है ये? कौन है वो चालाक? पूंजीपति वर्ग, जमींदार, कुछ ऐसे सूदखोर, लगान जमादार, ये सब ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ अशिक्षित किसानों की जमीन अपने नाम पर मतलब उससे हड़प लेते हैं। तो मजदूर बनने के लिए बेचारा किसान मजदूर बनने के लिए लाचार है, बेबस है। आखिर भारतीय किसान की ये त्रासदी क्यों इस तरह का होता है किसानों के साथ? हम तो अब धन्यवाद करना चाहेंगे कि धीरे धीरे शिक्षा के प्रचार प्रसार से किसान पढ़ लिख रहे हैं, गांव-गांव में शिक्षा का अभियान चल रहा है, विद्यालय खुल रहे हैं और सब कुछ सही सा होते नजर आ रहा है। लेकिन आज भी यदि अनावृष्टि और अतिवृष्टि, अनावृष्टि मतलब सूखा, अतिवृष्टि मतलब बाढ़, जब ये अनावृष्टि और अतिवृष्टि हो जाती है तब भी किसानों को बहुत क्षति पहुंचती है। सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है लेकिन उतना तो नहीं मिलता ना जितना उनका नुकसान हुआ है। तो अब देखिए, पूस की रात कहानी की कथा वस्तु से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो एक अत्यंत गरीब किसान है, खेती में जी तोड़ परिश्रम करता है,
अभी देखा ना कैसे उस कड़कड़ाती भयंकर ठंड में भी खेत पर रखवाली करता है, ठीक है, तो जी तोड़ परिश्रम करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता। अपने परिवार का भरण पोषण भी वो सही से नहीं कर पाता। जिस किसी तरह वह जाड़े की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु कुल 3 रुपए जुटाकर रखता है, जुगाड़ करके रखता है, लेकिन वो भी जमादार उससे सहना लेकर चला जाता है। अब ऐसे में उसकी परिस्थिति क्या है? किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि वह जो रुपए थे वो महाजन सहना को देने पड़ते हैं। क्यों? अरे तुमने कर्ज लिया था, अब तक चुकाया नहीं। देंगे कर्ज 5 रुपए का और लिख लेंगे 50 रुपए। 1 रुपए देंगे, 5 रुपए लिख देंगे, फिर उनका ब्याज इतना चलता रहता है कि कैसे जीवन यापन किया जाए। इस प्रकार मानसिक अवसाद इतना बढ़ जाता है कि उसे खेती अर्थात किसानी की अपेक्षा मजदूरी ही अच्छी लगने लगती है। हमने देखा था ना कि मुन्नी का कथन था ना कि अरे तुम किसानी छोड़ो, खेती छोड़ो, इससे अच्छा तो मजूरी करो, कम से कम तुम्हें इतना सहना तो नहीं पड़ेगा, इतना चुकाना तो नहीं पड़ेगा, 2 वक्त की रोटी तो चैन से खा सकोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि खेती से अच्छी मजूरी को बताया है। क्यों? जमींदारों के कारण, क्यों? पूंजीपतियों के कारण, क्यों? जमाखोरों के कारण। कहानी के अंत में उसके कथन की रात की ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। याद कीजिए, जब नील गायों का झुंड आता है और उसकी खेती पूरी तरह से उसकी फसल बिछ जाती है, उसका जबरा कुत्ता भौंकता रहता, चिल्लाता रहता, लेकिन हल्कू नहीं समझ पाता कि शायद गायों का झुंड खेत में घुस गया है। और जैसे ही सुबह होती वो आराम से अलाव के पास चादर तानकर सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है, नींद लग जाती है, और सुबह होते जब मुन्नी आती और जगाती, अरे उठो, कहां पांव पसारे सो रहे हो, देखो फसल की क्या हालत हो गई है, सारी फसल बिछ गई है, सारी फसल नष्ट हो गई है। अब ऐसे में कोई किसान होता तो वो कितना दुख मनाता ना। लेकिन यहां पर क्या कहा था हल्कू ने? क्या कहा था हल्कू ने? कहा था कि रात की ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा, अच्छा हुआ जो हुआ। तो किसानी या खेती से अच्छी तो मजदूरी है। तो ये है भारतीय किसान की त्रासदी, जिसको प्रेमचंद जी ने बड़े ही मार्मिक अंदाज में इस कहानी के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 जून की रोटी के लिए भी तरसते हैं। हे प्रभु, बस इतनी कृपा करना कि सब जो भी जहां हैं उनका पेट तो भर ही देना। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है? अब देखिए, जिसने कहानी पढ़ी है, जिसने पहला वीडियो देखा है, वो तो तुरंत बता देगा कि जबरा एक डैश 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 या खाली स्थान है। अब जिसने पाठ नहीं पढ़ा है वो सोचेगा जबरा, जबरा कौन है? कौन है जबरा? जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। जबरा कुत्ता है। वेरी गुड। तो अब यहां पर जबरा एक प्रमुख पात्र है। कैसे? क्योंकि वो भी हल्कू की तरह ही जाड़े को सहता है, खेत की रखवाली करता है, अपने मालिक अर्थात हल्कू के साथ साथ रहता है। ठंड हो, जाड़ा हो, जो भी परेशानी हो, वो पूरी तरह से उसका साथ निभाता है। पूस की रात कथा सम्राट प्रेमचंद की एक बहुचर्चित, बहुप्रशंसित मतलब सब में चर्चा है, बहुप्रशंसित मतलब बहुत अधिक प्रशंसा की गई, क्योंकि यहां पर कोई कल्पना की कोरी कोरी बातें शामिल नहीं है, यहां हकीकत शामिल है बेटा। वास्तविकता, रियलिटी जो होता है वही इसमें लिखा गया है। तो हर एक किसान, हर एक भारतीय इसे अपने आप से जोड़ता है। उसे लगता है जैसे ये मेरी ही
कथा चल रही है। पूस की रात कथा सम्राट प्रेमचंद की एक बहुचर्चित बहुप्रशंसित कहानी है। इसमें हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक प्रमुख मानवेतर पात्र है। मानव के अलावा एक पात्र है कुत्ता जबरा। वह हल्कू का अत्यंत आत्मीय है, कहना चाहिए कि वह उसके परिवार का एक अभिन्न सदस्य है। इस कहानी में वह बड़ा महत्व रखता है। रात में खेत पर हल्कू के साथ एकमात्र उसका प्यारा संगी जबरा ही होता है। जहां कोई चिड़िया, कोई परिंदा, कोई भी चहल पहल नहीं दिखती, वहां हल्कू के साथ जबरा ही रहता है। उसके माध्यम से हल्कू के चारित्रिक वैशिष्ट्यों, मनोगत भावों को उभारने में लेखक को बड़ी मदद मिलती है कि उसका जो साथी था, उसका जो संगी था जबरा, वो पूरी तरह से अपने मालिक का साथ देता है। सर्दी जाड़ा कुछ भी हो, हर विकट से विकट परिस्थिति में जबरा हल्कू के साथ में रहा। यदि जबरा के चरित्र का कहानी में सन्निवेश ना होता तो शायद हल्कू के चरित्र के कुछ पहलू अनछुए और अनउद्घाटित रह जाते। क्या बात लिखी है, बिल्कुल। यदि वास्तव में जबरा हल्कू के जीवन में नहीं होता या इस कहानी में नहीं होता तो हम हल्कू की बहुत सारी भावनाओं को नहीं समझ पाते। यह जबरा को शामिल करने के बाद ही हम समझ पाए हैं कि हल्कू भी अपने प्रिय जबरा से कितना प्रेम करता था। बिना बोले उस मूक प्राणी की सभी संवेदनाओं को समझता था। उसे गोद में उठा लेता है, उसे गले से लगा लेता है, उसे गोद में सुलाता है। तो ये सब बात भी हल्कू की बातें हमें पता चली जबरा के माध्यम से। यदि जबरा नहीं होता तो हल्कू के चरित्र के कुछ पहलू अनछुए रह जाते, अनउद्घाटित रह जाते, वे उस सहजता से व्यक्त न हो पाते। पुनः उन दोनों पात्रों के मध्य जो संवाद योजना है वह अत्यंत स्वाभाविक है, रोचक भी है और मर्म स्पर्शी भी है। साथ ही साथ कथा वस्तु के सर्वथा अनुकूल है। जैसी कथा वस्तु है उसी के अनुकूल ये पूरी तरह से, ये जो जबरा नामक पात्र है उसने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। जबरा को देखकर एक मूवी आई थी तेरी मेहरबानियां, जिसमें अभिनेता जैकी श्रॉफ जी ने भूमिका निभाई थी और मुख्य भूमिका तो उनके जो कुत्ता थी उसने ही निभाई थी। याद है आपको तेरी मेहरबानियां? याद हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहां पर भी हल्कू का जो जबरा है वो भी उसी तरह की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वह यदि वो नहीं होता तो रोचक नहीं होती, शायद इतनी मर्मस्पर्शी भी नहीं हो जाती, भावना प्रधान भी ना हो पाती। लेकिन जबरा के आ जाने से अत्यधिक समझने योग्य भी हुई है, अधिक समझने योग्य भी हुई है और बहुत ही भावना प्रधान बन पड़ी है। इससे कृषक प्रकृति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। अतः कहा जा सकता है कि जबरा जैसे मानवेतर पात्र का नियोजन पूस की रात कहानी के कथ्य को पूर्ण बनाने में सहायक है। वास्तव में जबरा ने कहानी को पूर्ण बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग मतलब जो भी कथन आपके सामने है, जो भी वाक्य कहानी से आपके सामने है, आपको बताना है कि ये कौन सी कहानी से लिए गए हैं, कौन इसके रचनाकार हैं। ठीक है, कब की ये बात है। प्रश्न है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। बताइए, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। क्या लगता है आपको किसके कथन होंगे बेटा? हल्कू के होंगे? तो पूस की रात। प्रस्तुत व्याख्ये पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक कहानी से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद जी हैं। कहानी में यह कथन हल्कू की पत्नी मुन्नी का है। ठीक है, कि हाँ, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, और कुछ तो करना नहीं है, खाना है नहीं, अपना कुछ है नहीं, बस चुकाते रहो, यही तो है हमारा जन्म। क्योंकि वो हल्कू के इस तरह के रवैये से या व्यवहार से मतलब उसके विरोध में रहती थी। हल्कू जो है जैसा है उसमें सोचता था भाई यही किस्मत है, लेकिन मुन्नी उसका विरोध करती थी कि ऐसा कैसे है, क्यों है। तो मुन्नी के इस कथन के माध्यम से भारतीय किसानों की दयनीय दशा का पता चलता है। हल्कू रात दिन एक एक करके किसी तरह जाड़े से बचाव हेतु 3 रुपए इकट्ठे करता है ताकि वो कंबल खरीद सके।
ठीक है, लेकिन किंतु जब वह द्वार पर सहना को देखता है तो समझ जाता है कि अब इससे पिंड छुड़ाना मुश्किल है। पिंड पड़ जाना मतलब गले पड़ जाना, अब तो ये जाएगा नहीं, पैसा तो ये लेकर ही जाएगा। अतः वह उसे रुपए देकर छुटकारा पाने के विचार से मुन्नी से वे रुपए मांग लेता है कि मुन्नी वो पैसे तो दे रहे जरा, जो अभी मैंने तुझे दिए थे। तो मुन्नी मतलब तुम्हें कंबल लेना है उन पैसों का, जाड़ा है, सर्दी है, उससे बचना है, जो उसकी कल जमा पूंजी है। मुन्नी का हृदय उपर्युक्त प्रस्ताव पर टूट टूट कर विदीर्ण हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है कि कितनी मुश्किलों से 3 रुपए इकट्ठे किए हैं और वो इसको देना पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उसके जीवन की नग्न वास्तविकता प्रकट होती है कि कुछ नहीं है। कहानी, वो कहावत सुनिए ना आपने कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। कुछ भी नहीं है उनके पास। जिसके पास पेट भरने के लिए निबाला ना हो वो भला क्या क्या करेगा अपने जीवन में। मजबूर है, ठीक है, कि वह चाहे कुछ भी करे, कितनी ही कतर ब्योत क्यों ना कर ले, लेकिन महाजनों के कर्ज से मुक्त होना उनके लिए नामुमकिन है। कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कभी भी वो कर्ज उतरता ही नहीं है। ब्याज का त्याज का ब्याज, ऐसा लगता जाता है कि 1 रुपए का 10 और 10 का 50, 100, सैकड़ों हो जाते हैं। उनकी पूरे पोते पर पोते तक चुकाएंगे ना तब भी जमींदारों का कर्ज नहीं चुक पाएगा। लगता है जैसे उनका जन्म ही बाकी चुकाती रहने के लिए हुआ है। यदि एक बार कर्ज ले लो फिर उससे उबार कभी नहीं। इस प्रकार सारा जीवन लगान भरने एवं कर्ज चुकाने में ही चुक जाता है, उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। अब देखते हैं विशेष में कि विवेच्य पंक्ति के द्वारा भारतीय किसान की गरीबी से भरी जिंदगी की करुण कहानी स्पष्ट होती है। मुन्नी के इस कथन में उसके हृदय की सारी पीड़ा व्यक्त होती है। वाक्य सरल होते हुए भी अत्यंत मार्मिक भी है, व्यंग्यपूर्ण भी है और अर्थ गर्भित भी। उक्ति कहानी की भावी परिणति का संकेत भी करती है कि किस तरह से किसानों का जीवन बीता। अगला है, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। बेटा, एक किसान के लिए, एक मजबूर, एक मजदूर, एक अत्यंत निर्धन किसान के लिए उसकी जमा पूंजी उसके हृदय के समान ही होती है। वो 3 रुपए उसने एकत्रित किए थे कि इस जाड़े से बचा जा सके और कंबल खरीदा जा सके, लेकिन आ गया जमींदार सहना, चलो सूद दो, कर्ज दो। उनका कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। बेचारा जैसे तैसे मन ना चाहते हुए भी वो 3 रुपए जाता है सहना को देने। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग, 1 मिनट यहां पर है, हाँ देखिए यहां लिखा है कि प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक से लिया गया है। और हल्कू के द्वारा जब महाजन आ जाता है अपनी बकाया राशि, बकाया राशि समझते हो, बकाया का अर्थ होता है शेष, बकाया का अर्थ होता है शेष, बची हुई राशि, और वो शेष राशि कभी भी पूरी ही नहीं होती है। ठीक है, तो द्वार पर आ गया। गरीब हल्कू के पास खाने पीने को भी कुछ नहीं, उसके घर में जमा पूंजी के नाम पर भी सिर्फ 3 रुपए हैं, उसने बड़े यंत्र से संभाल कर रखा है, उसके साथ उसकी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, लेकिन अब वो क्या करे। किंतु निष्ठुर सहना को हल्कू की इन मजबूरियों से भला क्या लेना देना, उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए, वह तो रुपए लेकर ही वहां से हटेगा। अतः इन परिस्थितियों से वाकिफ बेचारा हल्कू अपना कुल जमा धन सहना को ना चाहते हुए भी देने जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इसके अतिरिक्त सहना से बचने का और कोई उपाय नहीं है। अतः वह मुन्नी से 3 रुपए लेकर सहना को देने के लिए घर से बाहर चलता है। उस समय सचमुच ऐसा लगता है कि हल्कू सहना को रुपए नहीं बल्कि कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। वो उसके जीवन भर की जमा पूंजी, लेकिन उसको चुकाना पड़ रहा है कर्ज में। इसमें दिया है प्रस्तुत वाक्य में गरीब भारतीय किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। भारतीय किसान की ये जो दयनीय दशा है वो व्यंजित है कि किस तरह से मजबूर है वो। पंक्ति में चित्रात्मकता है। गरीब की दीनहीन जो परिस्थिति है
उस दशा का साकार वर्णन किया गया है। गरीब किसानों के प्रति पाठक की सहानुभूति जगाने में पंक्ति पूरी तरह से सफल है कि जो भी इसको भाव के साथ पढ़ेगा उसके मन में सच में किसानों के प्रति हमदर्दी जागेगी। अगला है, अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है। कब की बात है? तो बेटा जब भी हम प्रसंग लिखेंगे, यदि एक ही पाठ का प्रसंग आता है तो हम यही लिखेंगे कि प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के पाठ 1 पूस की रात शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक स्वनाम धन्य, स्वनाम धन्य मतलब अपने नाम में धन्य, प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद है। कथानायक हल्कू भीषण सर्दी से बचने के लिए खेत छोड़ आम के बगीचे में जाता है। वहां वह रात्रि के घने अंधकार में ढेर सारी सूखी पत्तियों को बटोर लेता है और उनमें आग जलाता है। यह वाक्य उसी समय का है। पूस की रात में चारों तरफ धूप अंधेरा छाया है, इतना अंधेरा कि अपना एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं देख सकता, खुद को कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन ऐसे में वो जाता है और पत्तियां इकट्ठी करता है। ठंड से पीड़ित और परेशान हल्कू अलाव जलाकर ताप रहा है। अलाव जानते हो, बड़े मतलब पत्ता पत्ती या जो भी लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके जब आग जलाई जाती है तो उसको अलाव कहते हैं और ठंड बचने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अलाव से निकलती आंच उस समय हल्कू के लिए अंधकार के अथाह सागर में एकमात्र सहारा नाव के समान प्रतीत होती है, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस अलाव से उसको थोड़ी सी राहत तो मिली, क्योंकि वह उसी के सहारे अंधकार पर विजय पा रहा है, ठंड से अपना बचाव कर रहा है। प्रस्तुत पंक्ति से हल्कू की मानसिक अवस्था का पता चलता है। कथन सच में चमत्कारपूर्ण है। हल्कू की निस्सहायता के बीच आशा की किरण दिखलाई पड़ती है। वो तो एकदम निस्सहाय था कि शायद अब सर्दी का सामना नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही पत्तियों का ढेर दिखता है तो वो उसमें तापता है। पंक्ति के द्वारा पूस की रात में बगीचे में अलाव तापते किसान का चित्र साकार हुआ है। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, कोई किसान, गरीब सा किसान बैठा है और अलाव ताप रहा है। ठीक है। तकदीर का खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हाँ भाई, ये उक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पूस की रात शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद जी। कंबल के लिए जुगा कर रखे गए 3 रुपए सहना महाजन को चुकाने के बाद पूस की ठंडी रात में केवल फटी पुरानी एक चादर के सहारे हल्कू को खेत की रखवाली करनी है। खेत पर बैठे बैठे हल्कू के मन में कई विचार उठते हैं कि क्या जीवन है यार, क्या जीवन है। लेकिन ठीक है, यही जीवन है, यही किस्मत है, चलो करते हैं सामना, कब तक किस्मत भी मेरी परीक्षा लेगी। तो अब यहां है, ये छोटी सी उक्ति किसान के जीवन की विडंबना को पूरी तरह व्यक्त करती है। किसान और मजदूर रात दिन परिश्रम करते हैं, उनकी मेहनत से समाज की जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन उन्हें ही अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता। जो कुछ भी हासिल करते हैं कर्ज चुकाने में ही निकल जाता है। क्या किया जाए? महाजन गरीबों की मेहनत की कमाई लूटते रहते हैं, उनके रुपयों का ब्याज बढ़ता रहता है और किसान कभी भी कर्ज ही नहीं चुका पाता। क्या करे? इस प्रकार वह गरीबी और अभावों में ही फंसा रहता है, जबकि उनकी मेहनत की कमाई को लूटने वाले जो किसी तरह की मेहनत भी नहीं करते, मौज मस्ती से गुजारा करते हैं, ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। सच में कैसी विडंबना है। बेटा मुझे प्लीज आप सबके कमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से ये महसूस कर पा रहे हैं कि हल्कू की स्थिति दयनीय थी और जमींदार या पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते हैं या धनी लोग होते हैं वो सच में निष्ठुर हो जाते हैं। किसी तरह की संवेदना संभवतः उनके मन में नहीं रहती है। यह छोटी सी उक्ति हमारे समाज के मुख्य अंतर्विरोध को बहुत ही तल्खी से व्यक्त करती है। अंतर्विरोध मतलब मनुष्य मनुष्य हैं, एक निर्धन दूसरा धनी, लेकिन
धनी वर्ग कभी भी निर्धनों की सहायता नहीं करेगा, उल्टा उनका खून चूसने को तैयार रहता है। प्रेमचंद ने इतनी महत्वपूर्ण बात को बहुत ही सहज रूप से प्रस्तुत किया है, यह उनकी लेख की क्षमता का प्रमाण है। अगला प्रश्न आया है, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में कहानी में जबरा की भूमिका का मूल्यांकन करें। जबरा एक बहुत ही सशक्त भूमिका पूस की रात में जबरा की रही है। जबरा जो अपने मालिक को अकेला नहीं छोड़ सकता था। जबरा जो हर समय अपने मालिक के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक मानवेतर पात्र भी है। मानव के अलावा भी एक पात्र है जिसका नाम है जबरा, जो है हल्कू का बहुत ही जिगरी दोस्त, यार, उसका प्यारा सा कुत्ता। कहानी में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हल्कू के साथ खेत पर रात में वही रहता है। दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध इस कहानी में दिग्दर्शित है। पूरी तरह से हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, देखा ना हमने कहानी में, कि कितने अच्छे से जबरा हमेशा हल्कू के पास रहता है, उसके साथ रहता है। एक दूसरे के मनोभावों को भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि यदि एक ओर हल्कू उसे अपनी गोद में सुलाता है तो दूसरी ओर प्रत्युपकार की भावना से जबरा भी अपने स्वामी की हित रक्षा हेतु सदैव सजग और तत्पर भी रहता है। उस रात जब जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है, अब याद कीजिए उस रात, जी हाँ वही है पूस की रात, जब जबरा और हल्कू दोनों ठंड से सिकुड़ रहे हैं, अकड़ रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। तब जबरा को किसी जानवर की आवाज सुनाई दी, आहट सुनाई दी, तो वह ठंड की परवाह ना करके छतरी के बाहर आकर देखने लगा। जबरा के जीते जी हल्कू का कुछ बिगड़े यह संभव ही नहीं। देखो जरा, जबरा के जीते जी हल्कू का कुछ बिगड़े यह संभव नहीं, अर्थात अपने स्वामी, अपने मालिक हल्कू के लिए अपने जान की बाजी लगाकर जबरा तुरंत चौकन्ना हो जाता है कि क्या है, किसकी आहट आई, कौन है। और वैसे भी उनमें एक इतनी ऐसी शक्ति दी है ईश्वर ने उनको, वो मूक प्राणी है ना, तो उनको मतलब जो नहीं कि गैस करने की मतलब क्षमता दी है, सूंघने की क्षमता दी है, वो पता लगा लेते हैं कि कुछ है, आहट। तभी तो श्वान निद्रा तथैव च, उनकी नींद भी ऐसी होती है कि जरा सी आहट हुई और नींद खुल जाती है। हम लोगों जैसे नहीं कि पांव पसार कर सो रहे हैं। तो जबरा के जीते जी हल्को का कुछ बिगड़े यह संभव नहीं। इस संदर्भ में कहानीकार ने ठीक ही कहा है कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यही बात कहानी के अंतिम भाग में भी दिखाई देती है, जब हल्कू ठंड के कारण अलाव को छोड़ खेत पर नहीं जा पाता, जबकि जबरा खेत पर पहुंचकर नील गायों को भगाने के लिए जी जान लगा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जबरा अपनी स्वामी भक्ति एवं कर्तव्य परायणता के कारण कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जबरा का जो मतलब कैरेक्टर है या पात्र है वो कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। 16वां प्रश्न है, दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी पर हल्कू प्रसन्न था। ऐसा क्यों? मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण था भाई, बता दो जरा, जल्दी से बता दो एक एक लाइन में। क्योंकि मुन्नी परेशान थी कि अब क्या होगा, फसल पूरी नष्ट, और हल्कू प्रसन्न, चलो कम से कम इस जाड़े में अब खेत में तो नहीं आना पड़ेगा रात गुजारने। पूस की रात कहानी में हम देखते हैं कि इधर हल्कू आम के बगीचों में आग तापता रह जाता है, उधर उसके हरे भरे खेत नील गायों द्वारा रोंद दिए गए मतलब कुचल दिए गए। जबरा बेचारा फसलों को नहीं बचा सका। जब सुबह सुबह मुन्नी आकर हल्कू को जगाती है तो दोनों खेत पर जाते हैं। सारी फसल बर्बाद हो चुकी। फसलों की बर्बादी देख मुन्नी को बहुत दुख हुआ और हल्कू के भाव अलग अलग हैं। मुन्नी यह सोचकर दुखी और उदास है कि अब तो मालगुजारी भरने के लिए मजूरी ही करनी पड़ेगी। वहीं हल्कू इस कारण प्रसन्नता व्यक्त करता है कि चलो फसल नष्ट हुई, मजूरी करनी पड़ेगी तो करेंगे, अब
पर अब कड़ाके की ऐसी रात में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, इसलिए हल्कू के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, वहीं मुन्नी के चेहरे पर उदासी। अब हम चलते हैं पाठ के आसपास। तो देखो बेटा, 16 प्रश्न हमने किए जो पूरे बिल्कुल आपके पाठ में थे। अब पाठ के आसपास प्रश्नों का भी यहां पर मैं आपका अभ्यास करवाती हूं। प्रेमचंद ने किसानों के जीवन पर कई कहानियां लिखी हैं, ऐसी 5 कहानियों का संग्रह करें, उनके कथ्य पर कक्षा में चर्चा करें। तो यहां पर हम 5 कहानी, जैसे पहली है पूस की रात, हमने देख ही ली है। 2 बैलों की कथा, ये भी एक कहानी है। एक हमने देखी पूस की रात, एक 2 बैलों की कथा, एक सवा सेर गेहूं, राह ए नजात, मां का जमींदार। ये सब किसानों के जीवन पर आधारित प्रेमचंद की कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने, प्रेमचंद जी ने किसानों की दयनीय स्थितियों का और साथ ही साथ पालतू पशु और किसानों के बीच आत्मीय प्रेम को भी दर्शाया है। पूस की रात में हमने देख ही लिया कि जबरा किस तरह से अपने स्वामी के लिए, अपने जान तक लगाने के लिए, जान की बाजी लगाने के लिए भी पीछे नहीं हटता। हीरा और मोती जो पाठ है 2 बैलों की कथा, उसमें भी जो काछी रहता है, झूरी काछी, एक किसान है, उसके 2 बैल रहते हैं। बैल अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं और झूरी काछी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है। तो हमेशा हम देखते आए हैं कि किसान अपने पालतू पशुओं से अपने बच्चों की तरह प्रेम करता है। वहीं पालतू पशु, चाहे वे बैल, गाय हों या कुत्ते हों, वो बहुत ही अपने मालिक के प्रति वफादार भी रहते हैं और साथ ही साथ जी तोड़ मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये प्रेमचंद जी की ही कहानी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय कृषकों की प्रमुख समस्याएं क्या है, इस विषय पर एक निबंध लिखिए। तो कृषकों की समस्याएं हम देख रहे हैं, अभी हमने पूस की रात में देखा ना, कि लगान, कर्ज, ये सब देना। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% जनता गांवों में निवास करती है। इस जनसंख्या का अधिकांश भाग किस पर निर्भर है? कृषि पर। इस प्रकार ग्रामीण जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। प्राचीन काल से भारत कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि ने ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष ख्याति प्रदान की है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम कृषि प्रधान देश में निवास करते हैं, जहां हमें अपना पेट पालने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हमें गर्व है और साथ ही साथ मैं अपने आप की बात करूं तो मुझे गर्व है कि मैं एक किसान की बेटी हूं। अब देखिए, भारतीय समाज का भारतीय कृषि और अन्य देशों की कृषि में बहुत अंतर है। कैसा? कारण अन्य देशों की कृषि वैज्ञानिक ढंग से आधुनिक साधनों द्वारा की जाती है, जबकि भारतीय कृषि प्रायः अवैज्ञानिक और अविकसित है। आज भी किसान, देखिए, पहले बैल और हल और बैलों के माध्यम से खेती की जाती थी। अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, लेकिन खेती को पहले भी गोड़ा जाता है, उसमें बीज डाला जाता है, ठीक है, उसको उतना ही समय लगता है, फिर वो फसल पकती है, फिर इसको काटा जाता है। आज भी भारतीय कृषक अशिक्षित होने के कारण रूढ़िवादी हैं। वह आधुनिक तरीकों से खेती नहीं करना चाहते और परंपरागत कृषि पर ही आधारित हैं। वो चाहे तो अपनी खेती में, अपनी जमीन में कई फसलों की उपज ले सकते हैं, लेकिन वो परंपरागत तरीके से कि भाई गेहूं, चने, सोयाबीन काफी है, इतनी खेती आ रही है, यही हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, हमारे पूर्वजों ने की है, वही हमें करना होगा, अन्य वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि का स्वरूप इसलिए भी अव्यवस्थित हुआ है कि यहाँ पर कृषि अधिकांश रूप में प्रकृति की उदारता पर भी निर्भर है। यदि वर्षा ठीक समय पर उचित मात्रा में हो गई तो फसल अच्छी हो जाएगी, अन्यथा बाढ़ आने और सूखा पड़ने का सदैव भय भी रहता है। अब कृषकों का जो जीवन है वो पूरी तरह से बरसात पर निर्भर रहता है, वर्षा पर। वर्षा आ गई तो ठीक है, और यदि वर्षा नहीं आई तो सूखे का सामना करना पड़ता है और किसानों को भारी नुकसान होता है। बाढ़ और सूखे की स्थिति में सारी की सारी उपज नष्ट भी हो जाती है। ये उनकी परेशानियां। अब है अगला प्रश्न। प्रेमचंद की कई कहानियों में पशु पात्र हैं। ऐसी कुछ कहानियों का संकलन करें और मित्रों से इन कहानियों पर चर्चा करें। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, अभी अभी हमने बात की पूस की रात, उसमें भी पशु है, जबरा,
हमने एक और कहानी की चर्चा की थी, दो बैलों की कथा, उसमें भी अच्छा, यहां पर भी वही है। प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है। वहीं झूरी से हीरा मोती भी अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और जाना ही नहीं चाहते हैं, कहीं और रहना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने मालिक और अपने गांव, अपने खेत को छोड़कर कहीं रहना नहीं चाहते। प्रेमचंद का महान उपन्यास गोदान पूस की रात का ही औपन्यासिक विस्तार है। इस विषय पर अपने शिक्षक एवं मित्रों से चर्चा कीजिए। अब देखिए बेटा, पूस की रात हमने पढ़ ली, क्या आपने गोदान उपन्यास पढ़ा है जिसमें होरी और हीरा की कहानी है? वो भी एक किसान का ही है। बिल्कुल, इस उपन्यास में भी एक किसान की दयनीय स्थिति बताई। गोदान का अर्थ समझ रहे हो? पहले मुझे लगता था गोदान मतलब जहां बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके रखते हो, शायद वो होगा, क्योंकि हमने माल गोदाम सुना था, लेकिन यह है गोदान, गऊ का दान। ठीक है, तो इस उत्तर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि गोदान के ग्रामीण परिवेश में यद्यपि ये समस्याएं प्रमुख थीं, यही समस्याएं थीं, परंतु इसके अतिरिक्त भी अनेक समस्याएं थीं जो प्रायः समाज में व्याप्त थीं। पूस की रात की तरह किसान को गोदान में भी ऋण चुकाते चुकाते अपना जीवन बिताना होता था। अब इसके अतिरिक्त भी थी, जैसे शिक्षा की समस्या, आर्थिक अभाव की समस्या, सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पीड़न की समस्या, जमींदार के कारिंदों का अन्याय, खेती के साधनों की कमी, धार्मिक अंधविश्वास, ढोंगी ब्राह्मणों का अन्याय, बिरादरी का भय आदि अनेक समस्याएं थीं जो प्रायः समाज में व्याप्त थीं। गोबर का नगर में जाकर रहना, गोबर था होरी का बेटा, होरी था गोदान का नायक। होरी जो है ना, गोदान में मुख्य पात्र है, और होरी का बेटे का नाम गोबर है। वो चला जाता है नगर से बाहर। झुनिया को अपने साथ रखना परिवार के विघटन की समस्या है। झुनिया जो अन्य जाति की थी, परंतु गोबर ने उसके साथ विवाह किया, जिससे उनके परिवार को समझ से अंतर जातीय विवाह के कारण समाज से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण कथा गोदान में अनेक समस्याओं को लेकर अनेक समस्याओं को प्रेमचंद जी ने बताया है। इस कहानी का नायक हल्कू मामूली किसान है। यदि हम बात करें पूस की रात का, उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसने मजूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठे किए, लेकिन उन 3 रुपए से भी वो कंबल नहीं खरीद पाता। ऐसी ही दयनीय स्थिति गोदान और पूस की रात हम कहें कि हाँ बिल्कुल एक समान ही है, तो ये कहीं भी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं दोनों अलग हैं। किसानों की दयनीय स्थिति बताई गई है। प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना शुरू किया था, इसका प्रभाव आद्यंत उनकी भाषा पर रहा। उदाहरण के लिए इस कहानी में आप ठंड के लिए ठंड का प्रयोग पाएंगे। इसी पुस्तक में आप सिक्का बदल गया, नया कानून जैसी कहानियों में भी ऐसे प्रयोग पाएंगे। आप पुस्तक में आए इस प्रयोग को सावधानी पूर्वक चिन्हित करें। तो बच्चों सुनो, यहां पर ध्यान से सुनो। अब हमने क्या देखा, आपने इस कहानी में आप ठंड के लिए ठंड का प्रयोग पाएंगे। साथ ही साथ इस पुस्तक में आपने सिक्का बदल गया, नया कानून जैसी कहानियों में भी ऐसे प्रयोग पाएंगे। आप पुस्तक में आए इस प्रयोग को सावधानी पूर्वक चिन्हित कीजिए। पेंसिल उठाइए, जल्दी से अभी उठाइए और बताइए कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। मुझे चिन्हित करके आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हमने ये शब्द हैं जो पाठ में आए हैं, जिनका बोलचाल की भाषा या हमने कुछ और कहीं कुछ और पढ़ा है या सुना है, बल्कि इस पाठ में कुछ अलग तरीके से शब्द लिखे गए हैं। और ऐसे शब्द हैं जो शुद्ध भाषा में या जब भी हमने कहीं पढ़ा है, पेपर में पढ़ा हो, पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हो, तो वो अलग तरीके से लिखे हैं, लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी ने उनको अलग तरीके से लिखा है। तो उन शब्दों को आप छांटेंगे, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपका कार्य है।
अब हम चलते हैं भाषा की बात की तरफ। तो वाक्य प्रयोग द्वारा इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बेटा भाषा की बात से परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं। गला छूटना, बला टलना, ठंडा हो जाना, आंख तरेरना, बाज आना, भौहें ढीली पड़ना, आहट मिलना। इनके मुहावरे किस तरह से लिखेंगे हम? गला छूटना मतलब संकट से छुटकारा मिलना। क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा हुआ भैया गला छूट गया। चाहे जैसे भी हो, ले देकर इस बदमाश से अपना गला छुड़ा लो, मतलब इस संकट से छुटकारा पा लो। गला छूटना, मान लो कोई गला पकड़ ले तो जान पर आ जाती है ना। तो भाई जो भी है ले देकर इससे गला छुड़ा लो, इस संकट को भगाओ। बला टलना, मुश्किल टलना, उसका काम कर मैंने बहुत बड़ी बला टाली। अरे भैया कहते हैं अरे इतनी बड़ी बला सिर पर आ गई है कि पूछो ही मत। हाँ, बड़ी बला थी, टल गई भगवान की कृपा से। सुना होगा ना आपने। तो बहुत बड़ी मुश्किल आना। ठंडा होना, हो जाना, मृत्यु को प्राप्त करना। ऐसी ठंड में मत नहाओ नहीं तो ठंडे हो जाओगे। आंख तरेरना, गुस्सा दिखाना, चुपचाप चले जाओ। आंखें तरेरने से यहां कोई डरने वाला नहीं। बाज आना, तंग होना, मान लेना मैं तुमसे बाज आ गया। ये लड़का कभी बाज नहीं आएगा। कभी ऐसे डायलॉग्स आपके पेरेंट्स ने आपके लिए मारे कि ये लड़का कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। जल्दी बताओ सही सही कमेंट सेक्शन में, क्या आपने ऐसी सुनी है कभी डायलॉग बाजी अपने मम्मी पापा से? भौहें ढीली पड़ना, नरम पड़ना। पहले तो वह खूब गर्म हुआ पर हकीकत जानते ही उसकी भौहें ढीली पड़ गईं। बेटा ये जो मुहावरे हैं ना, ये परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। बहुत अच्छे से इनके अर्थ और उनके वाक्यों को ध्यान से सुनिए। भौहें ढीली पड़ना मतलब नरम पड़ना। पहले तो वह खूब गर्म हुआ लेकिन वास्तविकता जानकर उसकी भौहें ढीली पड़ गईं। आहट मिलना, आभास होना। खेत में जानवरों की आहट मिलते ही जबरा भौंकने लगा। आहट मिलना मतलब किसी चीज का आभास हो जाना। गला छूटना, आंखें तरेरना की तरह शरीर के अन्य अंगों की सहायता से 10 मुहावरों को अर्थ सहित लिखें एवं उनका वाक्य में प्रयोग करें। अब आपको यह तो पता ही होगा कि मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरों का अर्थ होता है वाक्यांश, मतलब मुहावरे कोई पूरा वाक्य नहीं होते हैं। मुहावरे वाक्य का एक अंश होते हैं, वाक्य का टुकड़ा होते हैं। ठीक है, तो अब अधिकतर मुहावरे बेटा किससे होते हैं? हमारे शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं। जैसे हमने देखा ना, गला छूटना, आंखें तरेरना। तो अब यहां देखिए, कान देना, कान दो जरा। यहां तो ऐसा तो नहीं कि हम दानवीर कर्ण की तरह अपने कवच और कुंडल दे देंगे दान में। कान दो मतलब ध्यान दो, ध्यान देना। अच्छे बच्चे बड़ों की बातों पर कान देते हैं, ध्यान देते हैं। तो आप लोग कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बातों पर कान दे रहे हैं? थम्स अप दीजिए मुझे कि यस मैडम, हम सभी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। नाक का बाल होना, नाक का बाल मतलब अत्यंत प्यारा होना। मेधावी छात्र शिक्षक की नाक के बाल होते हैं। अगला है कमर टूटना। ऐसा तो नहीं कि हम थक गए भैया, मेरी तो कमर टूट गई। कमर टूटना मतलब बेसहारा होना। अपने जवान इकलौते बेटे की मृत्यु से बूढ़े माँ बाप की तो मानो कमर ही टूट गई। तो कमर टूटना मतलब बेसहारा होना। ठीक है, अब हमने कितने मुहावरे देख लिए? हमने कान का देखा, हमने नाक का देखा, कमर का देखा। और हमें कितने लिखना है बेटा? हमें लिखना है 10 मुहावरे। हमने देख लिए हैं 30, अभी हम और देखेंगे। आंखें चार होना, कहते हैं और हो गई आंखें चार। कुछ है ना ऐसे गाने माने होते हैं। तो आंखें चार होना मतलब प्यार होना। जनक जी के बाग में राम और सीता की आंखें चार हुई। सिर खाना, सिर मत खाओ मेरा, कहते हैं ना जब छोटे बच्चे
प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाएं, या कोई स्टूडेंट टीचर से प्रश्न पूछता है, खैर टीचर तो ये डायलॉग नहीं बोलता होगा, मम्मी पापा जरूर बोलते थे, अरे तू भाई सिर मत खा मेरा, बस अब चुप हो जा। बस सिर खाना मतलब परेशान करना। तो ये कौन सा है हमारा? चौथा। ठीक है, पांचवा, ये हमारा छठवा, और यहां आ जाएगा हमारा 7 और यहां 8। तो आंखें 4 होना मतलब प्यार होना। अब जब सीता जी जनक जी के बाग में गई और उन्होंने राम को देखा तो उनको राम से प्रेम हुआ। सिर खाना मतलब परेशान करना। तुम 1 घंटे से मेरा सिर खा रहे हो, पर मैं अब तक तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ पाया। अरे भैया बस भी करो, अब सिर ना खाओ। ठीक है, तो सिर खाना। नाक में दम करना, बहुत अधिक परेशान करना। तुम ये अपनी हुड़क दम्मी मस्ती कब बंद करोगे? नाक में दम करके रखा है, ऐसे सुने होंगे आपने। रोज रोज की वर्षा ने तो सबकी नाक में दम कर दिया है, भीषण गर्मी ने तो सबकी नाक में दम कर दिया है। दांत खट्टे होना। दांत खट्टे होने का मतलब ये नहीं कि हमने इमली खा ली या नींबू का रस पी लिया, शिकंजी पी ली। दांत खट्टे कर देना मतलब पराजित करना। झांसी की रानी अंग्रेजों के कई बार दांत खट्टे किए। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। तो कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने घुसपैठियों के दांत खट्टे कर दिए। आंखें दिखाना, बड़ी आंखें दिखा रहे हो। तो आंखें दिखाना मतलब डराना। तो मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो? मैं डरने वाला नहीं हूं। 9 हो गए, 8 हो गए। अभी देखो, कमर कसना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कपड़ा उठाओ और कमर कस लो। कमर कसना मतलब पूरी तरह से तैयार होना। अब हमें परीक्षा के लिए कमर कस लेनी चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए अब हमें कमर कस लेनी चाहिए। सिर ओखली में देना, मुसीबत मोल लेना। आपने एक और डायलॉग सुना है, हाँ जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। ओखली जानते हो, ओ से ओखली, इस तरह का रहता है मूसल जिसमें कूटते हैं कुछ धान वगैरह। तो ये ओखली और मूसल रहता है। जब कहते हैं ना ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, तो सिर ओखली में देना मतलब मुसीबत मोल लेना। उस बदमाश को चुनौती देकर तुमने अपना सिर ओखली में दे दिया, मतलब तुमने तो मुसीबत ही मोल ले ली। आया समझ में? यदि और कोई से मुहावरे शरीर के अंग से संबंधित आपको आ रहे हैं, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, ठीक है। यदि और भी कुछ आपको याद आ रहा है तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। शरीर से अंग अंग ढीला हो जाना, अत्यधिक थक जाना, ठीक है। और बताइए, और भी है क्या, बताइएगा। उठ बैठा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऐसे 5 अन्य उदाहरण दीजिए। उठ बैठा, यह है संयुक्त क्रिया। उठ बैठा, तो ये 2 क्रियाएं मतलब संयुक्त क्रिया। तो जहां पर एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ऐसे 5 अन्य उदाहरण और देना है। संयुक्त क्रिया के 5 उदाहरण हैं। दौड़, पड़ा। दौड़ भी क्रिया है, पड़ा भी क्रिया है, यहां पर भी 2 क्रियाएं हैं। चल दिया, चल रहे हैं, चलना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है, यहां भी संयुक्त क्रिया है। देखो संयुक्त क्रिया जो है वो एक से अधिक क्रिया, एक से अधिक क्रिया, ठीक है, इसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो यहां जो है उठ बैठा, उठ बैठा में क्या है, उठ बैठा। तो यहां 2 क्रियाएं क्या है बेटा, उठना और बैठना, ऐसा। और यदि हम कहें, जो हम लिख रहे हैं दौड़ पड़ा, तो अब लिखेंगे हम यहां दौड़ और यहां लिखेंगे हम पड़ा। तो दौड़ना और पढ़ना, पढ़ा। फिर आया हमारा चल दिया, चलना और देना। पहुंच गया, पहुंचना और गया, ये दोनों क्रिया हैं। मार डाला, मार डाला वाला नहीं, मारना भी और डाला भी। गिर गया, गिर भी है, गिरना भी एक क्रिया है, गया भी एक क्रिया है। तो एक से अधिक क्रियाएं जहां होती हैं वो कहलाते हैं संयुक्त क्रियाएं।
समझ में आया? तो और यदि आपको और संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण आ रहे हैं तो बिल्कुल निसंकोच कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने नाम के साथ लिखिए। मैं चाहती हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अधिक से अधिक लिंक भी शेयर करते जाएं, ताकि जितने भी बच्चे दिगंत भाग 1 कक्षा 11वीं में उन्होंने ली है उनको घर बैठे बिठाए अच्छी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो सके मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से। ठीक है बेटा? निम्नलिखित विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब ये संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, आशा करती हूं आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये कार्य किया था और 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और अब आ गए हैं आप 11वीं में। लिखा है ढीली, दीर्घ, विशेष, गर्म, प्रसन्न। तो ढीली भाववाचक क्या होगी? दीर्घ क्या होगा? विशेष क्या होगी? भावनाओं से जोड़ने वाली क्रिया क्या होगी? ढीली का ढिलाई, दीर्घ दीर्घती, विशेष विशेषता, गर्म गर्मी, प्रसन्न प्रसन्नता। जैसे यदि मैं कहूं बच्चा तो भाववाचक क्या बन जाएगी? बचपन। मैं कहूं बूढ़ा तो बुढ़ापा। मैं कहूं मीठा, मिठास। और भी कुछ जो भी क्रियाएं आपको आ रही हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं, सच में जिस जाके पांव ना पड़े विवाई वो का जाने पीड़ पर आई। तो पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं, यहां मैं ही जानता हूं संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहां है, मैं वह कहां है संज्ञा उपवाक्य है। इस तरह निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा उपवाक्य छांटिए। उपवाक्य, ठीक है? यहां लिखा है पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। यहां मैं ही जानता हूं संज्ञा उपवाक्य है। और यहां मैं आपको एक हिंट दे देती हूं कि जब भी बात होती है संज्ञा उपवाक्य की तो वहां छोटा की मतलब जो हम समुच्चय बोधक जो रहते हैं ना, जोड़ने का कार्य करते हैं, उनका प्रयोग होता है। तो यहां मैं ही जानता हूं संज्ञा उपवाक्य है। अब यहां है कि मैं नहीं जानता कि वह कहां है, मैं वह कहां है संज्ञा उपवाक्य है। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा उपवाक्य छांटिए। अब आपको यह तो पता चल गया ना कि की के बाद जो आता है वही संज्ञा वाक्य होता है। क्लियर है? अब पहला है चिलम पीकर हल्कू लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ भी हो अब की तो सो जाऊंगा। अब देखिए लिखा है चिलम पीकर हल्कू लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ भी हो अब की तो सो ही जाऊंगा। वो ये भी जानता था कि चिलम पीने से सर्दी तो मिटेगी नहीं, लेकिन समय है कट तो जाएगा। अब बताइए यहां संज्ञा उपवाक्य क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या होना चाहिए। हमने क्या देखा? की के बाद, यहां पर भी हमने देखा कि की के बाद। अब यहां कहीं आपको छोटी की नजर आ रही है? जी हां, कि चाहे जो कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। तो चाहे जो कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। हल्कू रात में था, अंधेरा था, घनघोर अंधकार की एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझ रहा था, साथ में जबरू कुत्ता। अब हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। संज्ञा उपवाक्य बताइए फटाफट। हिंट मैंने आपको दे दी है, मुझे चाहिए आपके कमेंट्स और फटाफट लिखकर बताइए। अब रहा आंसर ये आपके सामने कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। अब आप इतना तो समझ ही गए हैं कि जो वाक्य की के बाद में लिखा रहेगा वही होगा संज्ञा उपवाक्य। क्लियर हुआ बच्चों? वेरी गुड। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र और संयुक्त वाक्य चुनकर उन्हें सरल वाक्यों में बदलिए। एक बात बताऊं मैं आपको, 10वीं में बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको लाइव क्लास के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से रचना के आधार पर वाक्यों का अर्थ समझाया है। तो यहां मैं आशा करती हूं बड़े जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। यह है संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि यहां योजक शब्द है।
हल्कू आग को जमीन पर रखकर पत्तियां बटोरने लगा। सरल वाक्य। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। तो यहां है ये मिश्र वाक्य। राख के नीच की बची आग हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। सरल वाक्य में हम देखते हैं कि सरल वाक्य में हम ये नहीं देखते कि सकर्मक है या अकर्मक है, जबकि यहां पर हम वाच्य की बात करें और सरल में और एवं तथा किंतु परंतु नहीं लगता है। मिश्र एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। संयुक्त में एवं और किंतु परंतु इनका प्रयोग होता है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं, यह है मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ेंगे इसका सरल। तो पेट में हुआ दर्द को तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। सरल वाक्य है, इसको समझने में कोई भी आसानी से समझा जा सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। यह कहता हुआ वह उछला, अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। अब क्यों यह संयुक्त है? क्योंकि यहां है और। अब हम और हटा के बनाएंगे सरल वाक्य। तो क्या कहेंगे? यह कहता हुआ वह उछल कर आग के ऊपर से साफ निकल गया। कौन? हल्कू। और कौन? जबरू, उसका कुत्ता। ठीक है। अगला आया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। कौन कह रहा है? किससे? जो भी कह रहा है, कहानी में हमने पढ़ा है। अब है ये मिश्र वाक्य, बदलना है सरल में। मैं मरने से बचा, तुझे खेत की पड़ी है। हल्कू और लेखक की भाषा में फर्क है। आप बताएं कि यह फर्क क्यों है। इसके कुछ उदाहरण पाठ से चुनकर लिखना है। तो बेटा यहां पर है कि हमने देखा है कि हल्कू एक गरीब, एक निर्धन किसान की भूमिका में है, जबकि लेखक लिखने वाले हैं भाई, पढ़े लिखे हैं, प्रेमचंद जी हैं, कथाकार हैं, कलम के जादूगर हैं। पूस की रात शीर्षक कहानी में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हल्कू और लेखक की भाषा में फर्क है। यह फर्क लेखक द्वारा कहानी की भाषा को पात्रोचित बनाने के प्रयास के कारण है, ताकि समझ में आए कि कौन एक निम्न किरदार में है और कौन कथाकार है। बहुधा लेखकगण कहानियां, उपन्यास या नाटकों में ऐसा प्रयोग करते हैं। वे पात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। इस कहानी में भी यही बात है। इसके कुछ एक उदाहरण इस प्रकार हैं। हल्कू, अब तो नहीं रहा जाता। जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ठंडे हो जाएंगे तो फिर सो जाएंगे। ठीक है। लेखक बगीचे में धूप अंधेरा हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था, जबकि बात एक ही है, लेकिन दोनों के लहजों में काफी अंतर है। हल्कू, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। लेखक, जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसी की छाती को दबाए हुए था। तो फर्क समझ में आ रहा है कि हर एक व्यक्ति की भाषा से हमें समझ में आ जाता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। इसलिए जब भी किसी से किसी भी तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाए बच्चों, आप सोच समझकर बोलिए, पहले तौलिए फिर बोलिए। वाक्य प्रयोग करना है लिंग निर्णय। ढेर, अलाव, लौ, दोहर, जी, गर्व, ठंड, पूंछ, चादर, राख, शीत, झुंड और सत्यानाश, ये लिंग बताना है आपको। लिंग भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ढेर, ढेर लगा हुआ है मतलब पुल्लिंग है। अलाव, जल उठा, पुल्लिंग है। लौ, उठ रही है, निकल रही है, स्त्रीलिंग है। दोहर, स्त्रीलिंग है, फटी पुरानी चादर। जी, पुल्लिंग, खाते खाते मेरा जी भर गई नहीं कहते हम, क्या कहते हैं? जी, खाते खाते मेरा जी भर गया, तो पुल्लिंग है। गर्व, मुझे गर्व है कि मैं एक किसान की बेटी हूं, तो गर्व भी एक पुल्लिंग है। ठंड स्त्रीलिंग है, उसे ठंड लग रही है, ये नहीं कहते तुम्हें ठंड लग रहा है, नहीं कहते ना, क्या कहते हैं? ठंड लग रही है। पूंछ स्त्रीलिंग, उसकी पूंछ लंबी है, ये नहीं कहते पूंछ लंबा है। तो वाक्य जब हम बनाएंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमें समझ में आ जाते हैं। चादर स्त्रीलिंग, उसने अपनी चादर फैला दी। राख स्त्रीलिंग, वहां हम सिर्फ राख बची है। शीत, जाड़े में बहुत शीत पड़ती है भैया, पड़ता है। झुंड, निकल गया। सत्यानाश, तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूं प्रश्न उत्तरों का ये जो सेशन रहा है या वीडियो रहा है, आपने ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को सुना है। और खास बात एक और मैं बता दूं 11वीं कक्षा के लिए कि पहले हम पाठ्य पुस्तक के सिर्फ प्रश्न उत्तरों को ही समझते थे। यहां पर भाषा की बात, भाषा से आगे, पाठ से आगे सभी प्रश्नों के उत्तरों के साथ मैं उपस्थित रहूंगी आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। तो बने रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की आपको सभी प्रकार की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।